दृष्टि आइज के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित लेख मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिजास्टर रिजिलियंट लाइव मिंट के लेख CAG रिपोर्ट ब्लेम्स इंस्टीट्यूशनल फेल्योर फॉर पुअर फ्लड मैनेजमेंट तथा द हिंदू में छपे लेख द वैल्यू ऑफ नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर का सम्मिलित सारांश है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आपदा प्रबंधन खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करें। आपदा प्रबंधन की चुनौतियां और समाधान। आए दिन अखबारों में बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, चक्रवात, सुनामी आदि की खबरें चर्चा में रहती हैं। 2 साल पहले कश्मीर में आई बाढ़, अगस्त 2015 में हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में हुआ भूस्खलन, जून 2013 में उत्तराखंड की त्रासदी तथा पूर्वी तट पर आए हुदहुद और फैलिन जैसे चक्रवात आदि ने भारी क्षति पहुंचाई थी। 2004 में पूर्वी तट पर आई सुनामी और 2001 के भुज के भूकंप को कौन भूल सकता है भला। मैदानी क्षेत्रों में भी वर्षा ऋतु में बाढ़ एक समस्या के रूप में प्रतिवर्ष मुंह बाए खड़ी रहती है। अभी भी असम, गुजरात और राजस्थान आदि में बाढ़ का प्रकोप जारी है। लेकिन हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने जल संसाधन मंत्रालय की बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन पर जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश के मात्र 7% बांधों के लिए ही आपदा प्रबंधन योजना तैयार है। CAG ने यह भी कहा है कि हर साल औसतन 75.5 लाख हेक्टेयर इलाका बाढ़ की चपेट में आता है। औसतन हर साल बाढ़ के चलते 1560 जानें जाती हैं तथा फसलों के बर्बाद होने, घरों के क्षतिग्रस्त होने और जन सुविधाओं के ध्वस्त होने से हर साल औसतन 1805 करोड़ रुपए की हानि होती है। ये सारे उदाहरण क्या साबित करते हैं? यही कि भारत में आपदाओं की बारंबारता रही है। इसलिए सवाल उठता है कि यह आपदा प्रबंधन है क्या, इसकी समस्याएं और चुनौतियां क्या हैं तथा इससे निपटने के उपाय क्या हैं। आपदा प्रायः अनापेक्षित घटनाएं होती हैं जो मानव के नियंत्रण से बाहर होती हैं और यह प्राकृतिक और मानवीय कारकों द्वारा घटित होती हैं। यह वह प्रतिकूल स्थिति है जो मानवीय, भौतिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक कार्यकरण को व्यापक तौर पर प्रभावित करती है। आपदा को अंग्रेजी में डिजास्टर या हैजार्ड भी कहते हैं। प्राकृतिक आपदा की गहनता, बारंबारता तथा इसके द्वारा हो रही हानि में निरंतर वृद्धि हो रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति भारत के GDP के 2% और केंद्र सरकार के राजस्व के 12% के बराबर है। ऐसे में एक बेहतर आपदा प्रबंधन रणनीति की दरकार होती है। यह बात सच है कि प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर अच्छे से तैयारी की जाए तो उसके नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। एक बेहतर आपदा प्रबंधन वाला देश वह है जिसने इन आपदाओं को झेलने लायक आधारभूत ढांचे का निर्माण कर रखा है। दरअसल आपदा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो आपदा के पूर्व की समस्त तैयारियों, चेतावनी, पहचान, प्रशासन, बचाव, राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण तथा आपदा से बचने के लिए अपनाई जाने वाली त्वरित क्रियाओं को इंगित करती है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए 1990 में कृषि मंत्रालय के अंतर्गत डिजास्टर मैनेजमेंट सेल स्थापित किया गया, लेकिन लातूर के भूकंप 1993, ओडिशा के सुपर साइक्लोन 1999 तथा भुज के भूकंप 2001 के बाद देश में एक अलग व्यवस्था की जरूरत महसूस करते हुए JC पंत की अध्यक्षता में व्यापक निर्देशों को जारी किया गया। 2002 में आपदा को देश की आंतरिक सुरक्षा का मसला मानते हुए गृह मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया। आपदा प्रबंधन के इतिहास में भारत में एक बड़ा बदलाव 2005 में हुआ, जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार यानी NDMA के गठन की अवधारणा प्रस्तुत की। बताते चलें कि इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के पास है और राज्यों के आपदा प्रबंधन प्राधिकार यानी SDMA का नेतृत्व राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सौंपा गया है। अगर हम बात करें NDMA को सौंपे गए कार्य और दी गई जिम्मेदारियों की, तो वह इस प्रकार हैं। आपदा प्रबंधन पर नीतियों का निर्धारण करना, राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन करना, भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुरूप योजनाओं को मंजूरी देना, आपदा की रोकथाम के लिए उपायों को एकीकृत करना, नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन के लिए तालमेल करना, शमन के उद्देश्य के लिए धन के प्रावधान की सिफारिश करना, केंद्र सरकार की सलाह पर प्रभावित देशों की आपदाओं के समय सहायता करना,
राहत एवं बचाव सामग्री की आपात खरीद के लिए संबंधित विभाग को अधिकार देना। अधिनियम के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशा निर्देशों की अनुशंसा करना तथा आपदा से गंभीर रूप से प्रभावित व्यक्तियों के लिए ऋण चुकाने या रियायती शर्तों पर ताज़ा ऋण के अनुदान के लिए राहत की अनुशंसा करना इत्यादि। गौरतलब है कि एनडीएमए को कार्यदायित्व और अधिकार तो दिए गए, लेकिन आज भी पहाड़ी इलाकों में आवश्यक रडार व अन्य वैज्ञानिक उपकरण स्थापित नहीं किए गए। ऊपर से बाढ़ के संदर्भ में कैग की रिपोर्ट तो और ज्यादा चिंतित करती है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर वो कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो आपदा प्रबंधन को सफलतापूर्वक कार्य करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। ये इस प्रकार हैं। देश को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञों की आवश्यकता है ताकि आपदाओं को रोका जा सके और उनका शमन किया जा सके, लेकिन इसके लिए सरकार में और अकादमिक संस्थाओं में मानव कौशल विकास की उपलब्ध क्षमता अपर्याप्त है, जो कि एक चुनौती है। अनेक राज्यों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अभी भी काम करने की स्थिति में नहीं है। अधिकांश राज्यों में अभी भी उच्च राज्य स्तरीय कार्य योजना तैयार नहीं हो सकी है। यह भी एक बड़ी चुनौती है। जोखिम को कम करने के लिए जिस चीज की सर्वाधिक जरूरत होती है वह है जोखिम की अच्छी समझ। सभी राज्य सरकारें जोखिम के विस्तृत आकलन की पद्धति से परिचित नहीं हैं और इस कार्य को हाथ में लेने की सरकार की पर्याप्त क्षमता भी नहीं है। आपदा के जोखिम को कम करने के प्रयासों को विकास के एक मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। 10वीं 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं में स्पष्ट रूप से ऐसा करने को कहा गया था, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं हो सका। यह कमी आज भी जारी है। भीषण आपदाओं से निपटने के अनेक पारंपरिक ज्ञान व तौर तरीकों को या तो हम भूल चुके हैं या फिर इनको आजमाया नहीं जाता। यहाँ यह जानना दिलचस्प है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक भाषा थी बो, जिसमें सुनामी जैसी आपदा से बचने की जानकारी थी, और यही वजह है कि अंडमान निकोबार में कोई भी आदिवासी सुनामी में हताहत नहीं होता था। इसलिए अपने पारंपरिक ज्ञान विज्ञान और भाषा को भूलना भी एक बड़ी चुनौती है। मैदानी क्षेत्रों में नदियों के जमा अवसादों के ऊपर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भी हर किस्म के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जो कि भविष्य में आपदा को जन्म दे सकती है। इसलिए इन अवैध निर्माण कार्यों को रोकना भी एक बड़ी चुनौती है। अत्यधिक जनसंख्या भी आपदा के दौरान जान माल की हानि को बढ़ाता है तथा राहत कार्यों को मुश्किल बनाता है। इसलिए अत्यधिक जनसंख्या भी आपदा प्रबंधन के लिए एक प्रमुख चुनौती है। देखा जाए तो आपदा प्रबंधन के मार्ग में चुनौतियों की भरमार रही है, लेकिन यह भी सच है कि इसके बावजूद आपदा प्रबंधन संस्थान ने राहत और बचाव कार्यों में उत्तरोत्तर प्रगति की है। इसके पीछे विचार यही रहा कि देश में आपदा प्रबंधन को लेकर एक समग्र और एकीकृत रुख अपनाया जाए। गौरतलब है कि आपदाओं के विघटनकारी प्रभाव को तभी कम किया जा सकता है जब इनसे निपटने के लिए डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर TRI यानी आपदा झेल सकने लायक आधारभूत ढांचा तैयार किया जाए। साथ ही आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की तैयारी की जाए। यहाँ बताते चलें कि DRI और DRR को लेकर नया विचार सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से सामने आया, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2015 में अगले 15 वर्ष के लिए अपनाया है। वस्तुतः सेंडाई एक जापानी शहर है जिसका चयन इसलिए किया गया क्योंकि वर्ष 2011 के भूकंप और सुनामी से निपटने में इस शहर ने अद्भुत कौशल दिखलाया था। हालांकि भारत सरकार ने भी आपदा प्रबंधन की दिशा में अपने प्रयास किए हैं। यदि हम सरकार द्वारा इस दिशा में की गई पहल को देखें तो प्रधानमंत्री ने 1 जून 2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP जारी की, जो देश में इस तरह की पहली राष्ट्रीय योजना है। यह सेंडाई फ्रेमवर्क पर आधारित है और इसमें केंद्र, राज्य, जिला, कस्बे और पंचायत स्तर पर सभी विभागों को शामिल किया गया है। इसमें जिन बातों को शामिल किया गया है वे हैं जोखिम का आकलन, विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल, DRI और DRR में निवेश और क्षमता निर्माण। इस योजना में 15 आपदाओं को शामिल किया गया है और इनसे निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों को इससे जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए सुनामी या चक्रवात की बात करें तो भूविज्ञान मंत्रालय को आपदा प्रबंधन की जवाबदेही दी जाएगी। भूस्खलन के मामलों में यह काम खनन मंत्रालय के पास होगा। जैव आपदाओं से निपटने का काम स्वास्थ्य मंत्रालय के जिम्मे
और शहरी विकास मंत्रालय के पास शहरों में आने वाली बाढ़ से निपटने का काम होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के वित्तीय हालात पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि वर्ष 2015-16 के दौरान उसका बजटीय आवंटन 445 करोड़ रुपए था, जबकि वर्ष 2016-17 में यह आवंटन 678 करोड़ रुपए रहा। यानी आपदा प्रबंधन के बजट में भी बढ़ोतरी की गई है, जो कि अच्छा संकेत है। हालांकि सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास सार्थक हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए और प्रयास किए जाने की जरूरत है। जैसे आपदा के घटित होने के बाद बुनियादी सेवाएं जल्द बहाल हों और आबाद ढंग से चलती रहें। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया जाए, परिसंपत्तियों का समुचित रखरखाव हो ताकि दिक्कतों के दौरान भी उनसे काम लिया जा सके। भारत में अभी 30-40 वर्ष का समय तो बुनियादी ढांचा विकसित करने में ही लग जाएगा। ऐसे में पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि ठोस बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए। बेहतर नियमन और उस नियमन का बेहतर प्रवर्तन आवश्यक है। जापान के उदाहरण से दुनिया ने सीखा है कि किसी आपदा से निपटने की कोई भी तैयारी पर्याप्त नहीं कही जा सकती। इसलिए हमें बुरी से बुरी स्थिति के लिए खुद को तैयार रखना होगा। मसलन परमाणु आपदा, सुनामी से लेकर भूकंप तक आपदा चाहे जैसी भी हो, उसे झेल सकने लायक आधारभूत निर्माण करना होगा। जाहिर है एनडीएमए से जिस पैमाने पर काम करने की अपेक्षा की जा रही है, उसे देखते हुए यह धनराशि अपर्याप्त है। इसलिए तत्काल एक डिजास्टर रैपिड एक्शन मिटिगेशन फंड यानी DRAM का गठन करना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर बिना किसी विलंब के धनराशि मुहैया कराई जा सके। प्राकृतिक अवसंरचना के विकास के लिए निवेश को बढ़ाने की जरूरत है। स्थानीय स्तर पर अपनाए जाने वाले प्राकृतिक अवसंरचना के उपायों में पारगम्य पैदल पथ, वर्षा जल संचयन प्रणाली, वनस्पति लगाना तथा वर्षा जल का संग्रहण करने वाले बागीचे शामिल हैं। इसका उपयोग शहरों और औद्योगिक पार्कों में तूफानी जल वाहक प्रणाली या स्टॉर्म वाटर कन्वेंस सिस्टम को संतुलित करने के लिए किया जाता है। देश में व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रासंगिक उपकर लगाने का प्रावधान पहले से रहा है। ईंधन उपकर और कोयला उपकर आदि इसके उदाहरण हैं। इसके बारे में एक अच्छी बात यह है कि DRAM कोई ऐसा राजस्व व्यय नहीं है जो बार बार सामने आए। यह एक बारगी शुल्क है जो किसी परियोजना की पूंजीगत लागत पर लगेगा, अतः फंडिंग के वास्ते इसे भी अपनाया जा सकता है। इस समस्त चर्चा का सार यही है कि प्राकृतिक आपदाओं को आने देने से रोकना तो असंभव है, लेकिन उससे बचाव की तैयारी जरूर की जा सकती है। हालांकि जितनी भी तैयारी कर लें वह नाकाफी साबित होगा, लेकिन यह बात भी सच है कि प्लान्ड और साइंटिफिक रणनीति से जान माल के नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। आपदाएं सतत सामाजिक आर्थिक विकास में बाधक होती हैं। पर्यावरण पर भी इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह किसी भी देश के आर्थिक विकास को पीछे धकेल देती हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के पहले पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करना चाहिए। साथ ही आम जनमानस को भी आपदा से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। इसके अलावा NDMA की कमियों को दूर कर इसे सशक्त बनाए जाने की जरूरत है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के बाद त्वरित राहत और बचाव किया जा सके। साथ ही विश्व समुदाय को यह भी ध्यान रखना होगा कि प्राकृतिक आपदाओं पर तो मनुष्यों का वश है नहीं, लेकिन मानव जनित आपदाएं जैसे रासायनिक, परमाणविक या जैविक हमले को तो हम रोक सकते हैं, ताकि मानवता के संकट को कुछ कम कर सकें। अतः इस दिशा में भी वैश्विक सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। आइए अब नोट करें आज का सवाल। सवाल है, NDMA क्या है तथा इसके कार्य, अधिकार और दायित्व क्या हैं? स्पष्ट कीजिए। यह अब तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल क्यों रहा है? विश्लेषण करें। साथ ही इस प्राधिकरण को और प्रभावी बनाने के उपाय सुझाएं। प्रिय व्यूअर, यदि आप दृष्टि IAS के YouTube चैनल पर लगातार अपलोड हो रहे नए कार्यक्रमों की सूचना और लिंक अपने पर्सनल WhatsApp नंबर पर पाना चाहते हैं, तो कृपया आगे की स्लाइड में दिए गए नंबर पर अपना WhatsApp नंबर भेज दें। दृष्टि IAS की टीम प्रोग्राम अपलोड होने के तुरंत बाद आपके WhatsApp नंबर पर वीडियो का लिंक प्रोवाइड कराएगी। साथ ही आपके नंबर पर हम भविष्य में जारी किए जाने वाले प्रोग्राम्स की पूर्व सूचना भी उपलब्ध कराएंगे। इससे YouTube चैनल का नोटिफिकेशन न मिलने जैसी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे और हमारे सारे वीडियो लिंक क्रम से आपके पास सेव हो जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सहूलियत के मुताबिक देख सकेंगे।
दृष्टि IAS यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 9205885191। आपको करना बस इतना है कि दृष्टि स्पेस IAS टाइप कर हमें व्हाट्सएप कर दें।